यह भारतीय शिक्षा नीति किस ढंग से जो है यहाँ विकसित किया जाए, बहुत उथल पुथल हुआ था। इसके पहले आप भारतीय शिक्षा नीति के विषय में एक प्राच्य, इसके पहले प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद आप पढ़ चुके हैं, आप इस विवाद को पढ़ चुके हैं। यह विवाद जो है मतलब भारतीय शिक्षा को लेकर चला था। तो भारतीय शिक्षा नीति का कैसे जो है किस ढंग से विकसित किया जाए कि यह भारतीय शिक्षा विवाद से भी दूर रहे और प्लस यूरोपियन शिक्षा का इसमें विकास हो सके। समझ रहे हैं? भारतीय शिक्षा और यूरोपीय शिक्षा को लेकर के इसको ध्यान में रख करके इन बातों को आत्ममंथन करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक समिति जो है की बैठक की, एक समिति बनाई। यह समिति कौन थी? संसदीय समिति। कौन थी? एक संसदीय समिति का गठन किया गया, एक संसदीय समिति का गठन किया गया। उस पर यह फोकस किया गया कि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पर यह फोकस कर रही है कि भारतीय शिक्षा नीति कैसी होगी, भारतीय शिक्षा नीति कैसे होगी, अर्थात जो विवादों के घेरे में रही है, जो प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद के घेरे में रही है, और भारतीय शिक्षा नीति को किस प्रकार से विकसित किया जाए कि वे जो है वहां के लोग जो है अपने कल्चर, अपनी आबो हवा में पढ़ सके, साथ साथ यूरोपीय आबो हवा, यूरोपीय भाषा, यूरोपीय विज्ञान का भी जो है अध्ययन करें। उनमें कोई प्रकार का विरोध न उत्पन्न हो जाए, वो कोई विद्रोह न कर सके, क्योंकि इन विद्रोहों को बढ़िया से दबाया जा सके और प्लस उनके ज्ञान विज्ञान में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का समावेश हो जाए। भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय शिक्षा नीति में, भारतीय साहित्य में, भारतीय भाषा में यूरोपीय भाषा, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, यूरोपीय आबो हवा का समावेश हो जाए, साथ साथ वो लोग भड़क न पाए। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ कितना बढ़िया पॉलिसी देखी जा रही है, कितनी इनकी चालाकी है कि हम अपनी बात भी बैठाते और प्लस हुए जो भड़के ना, इन बातों को लेकर के यह समिति विचार करेगी। वह समिति का नाम होगा संसदीय समिति। क्या होगी? संसदीय समिति। इस संसदीय समिति का जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसके चेयरमैन जो थे वो थे, क्या नाम था? वुड। इस संसदीय समिति के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन जो थे वो थे वुड। क्या नाम थे? वुड है, अंग्रेज है। वुड डिस्पैच बाद में आएगा, पहले मैं बता रहा हूँ इसके चेयरमैन कौन थे? वुड थे। और वुड के नाम पर, इस वुड के नाम पर इस जो है शिक्षा नीति, जो भारतीय शिक्षा नीति तय की गई, इस वुड के नाम पर यानी इनकी अध्यक्षता भी की गई थी, इसलिए इसको वुड डिस्पैच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ना पूरा ये हो गया वुड डिस्पैच। अब यही वुड डिस्पैच जो है आज पढ़ाया जाएगा। ये वुड डिस्पैच क्या है? तो इस प्रकार से वुड डिस्पैच क्या करता है, इनके नाम पर इस समिति ने यह 1853 जो 1800 देख रहे हैं, 1793 से 1813 20 वर्ष, और 1833 से 1813 से 1833 20 वर्ष, फिर 1833 से 1853 20 वर्ष। ये करीब 20-20 वर्ष का जो अंतराल आप देख रहे हो, ये 20-20 वर्ष का अंतराल, यह जो आज्ञा पत्र जो है वापस गो बैक होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट पर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ये 20 वर्ष का रिकॉर्ड का पुनः नए सिरे से आत्ममंथन और अध्ययन करते थे, स्टडी करती थी। स्टडी के थ्रू इसमें क्या हम प्रगति में लाने के लिए क्या विकास किया जाए, सारी बातों को हमने बता चुका है। तो इस पर फिर जो है 20 वर्ष के बाद उस पर क्या शोध करना, क्या नया जोड़ना, क्या उसमें और विकसित की सारी बातें, धाराएं को जोड़ना है, तो वो फिर 20 वर्ष के बाद जारी होता था।
हर 20 वर्ष की बात जारी होते होते यह आ गया था 53 पर। कितना आ गया था? 1853 पर यही जारी होने वाला था। फिर यही जारी होने के न होने के जारी 1853 में होना था, लेकिन इस पर विचार विमर्श करते हुए एक वर्ष यानी 1854 में भी यह रिपोर्ट दिया गया, जिसको गुड डिस्पैच हो गया। यही गुड डिस्पैच जो भारतीय शिक्षा नीति पर विचार किया। अब यही गुड के इसके चेयरमैन होने की वजह से इसका नाम गुड डिस्पैच पड़ा। गुड डिस्पैच की क्या क्या धारा है अब इस बात को आप कहिएगा, ठीक है? गुड डिस्पैच के पहले 3 रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट में कौन थी? एडम की पहली रिपोर्ट। एडम यह हो चुका है एडम प्रथम रिपोर्ट। यह कब थी? यह थी 1845 में। और इसकी द्वितीय रिपोर्ट कब थी? 1855। एडम की तृतीय रिपोर्ट 1838। देखिए, याद रखिए, यह जो इसलिए रिपीट कर दिया है, ये पूछ लेता है कि एडम की द्वितीय रिपोर्ट है या एडम की प्रथम रिपोर्ट। कभी कहा तो आप याद रखिए, ये रिपोर्टें जो है लगातार लगती रही है, लेकिन एक साल का जो लास्ट में है, देखो सामने देखो, लास्ट वाला रिपोर्ट जो है 37 में नौकर कब की है? आप देख लीजिए। तो इस गुड डिस्पैच में जो सिस्टम अपनाया गया था, यह सिस्टम जो है इसमें आपको झलक जाएगा। गुड डिस्पैच में एडम की जो रिपोर्ट बनाई गई है, एडम की रिपोर्ट जो है गुड डिस्पैच में कैसे आ रही है, देखिए। तो इसमें ये गुड जो है, आपको बताऊंगा इसके पहले कि ये जो रिपोर्ट तैयार की थी, यह विलियम एडम के नाम पर, और यह जो है उस समय गवर्नर जनरल था ऑकलैंड। कौन था? ये तो रिपोर्ट जो, अच्छा, ये रिपोर्ट जो तैयार करनी थी, 2 व्यक्तियों को यह सौंपी गई थी, मैकाले और विलियम एडम। याद रखिए, मैकाले प्लस विलियम एडम। उस समय गवर्नर जनरल का था, उस समय गवर्नर जनरल था आपका विलियम बैंटिंग। याद रखिए, उस समय प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का मैटर था। कौन? प्राच्य और पाश्चात्य साथ मिलते रहे हैं, इस पर समस्या आपको दर्शाना था। और दोनों को, प्राच्य विवाद और पाश्चात्य विवाद की समस्या का हल दोनों को देना था। किसको? मैकाले को भी और विलियम एडम को भी। इसी के 60 नंबर ये एडम रिपोर्ट पढ़ रही है। तो यह जो है कैसे गुड डिस्पैच इसके आगे बढ़ता है कि यह समस्या को हल करना था। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को बता चुके हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का हल दीजिए, उस समस्या का हल दीजिए। तो दोनों कैसे उस समस्या को निपटाया जा सका? तो इस समस्या को हल निपटाने के लिए करीब आपको हम बताए हैं 4 फरवरी 1835। 4 फरवरी 1835, फिर 7 मार्च 34 है, हाँ, 7 मार्च 1834। ये तो आप याद रखेंगे। ये क्या है? 4 फरवरी 1835 में जब यहाँ आपका गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग था, इस समस्या को समाधान करने के लिए वह आपको इंग्लैंड से एक विद्वान बुलाया था, जिस विद्वान का ही नाम था मैकाले। क्या नाम था? मैकाले।
और उस मैकाले को यही समस्या का हल निकालना था कि प्राच्य विवाद और पाश्चात्य विवाद कैसे हल होगा। तो यह चूंकि कार्य मैकाले और प्लस विलियम एडम दोनों को दिया गया था। अब मैकाले वहां से आया, कहां से? इंग्लैंड से। मैकाले बहुत बड़ा विद्वान था, वह इतना विद्वान था कि वो सारी बातों को कैसे निपटाया मैंने बता चुका हूं। अब जो है दोनों व्यक्ति जो है हमारी भारतीय शिक्षा और यूरोपीय शिक्षा का अध्ययन गहराई से किए, बहुत स्टडी बहुत डीप में चले गए। अध्ययन करने के बाद करीब 700 पृष्ठों का, करीब 700 पृष्ठों का 700 पृष्ठों का एक लेखा जोखा तैयार कर लिया। कौन? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले जब आया तो याद रखो विलियम बेंटिंक के मेंबर समिति का, यानी उसके मेंबर समिति का कानूनी सलाहकार बनकर किया गया। क्या बन गया? कानूनी सलाहकार। कौन? मैकाले। और मैकाले जो 4 फरवरी 1834 को विलियम बेंटिंक के कानूनी सलाहकार का मेंबर बन गया। क्या बन गया? हाँ, सदस्य बन गया। और यह जो है अब करीब 7 मार्च 1834 को गहन अध्ययन के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवादों की समस्याओं का सलूशन निकालने के लिए लगभग 700 पृष्ठों का लंबा एक जो लेखा जोखा 7 मार्च 1834 को विलियम बेंटिंक को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? हाँ, 7 मार्च 1834 को विलियम बेंटिंक को अपना एक बहुत लंबा लेखा जोखा यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद का सौंप दिया। यहां सोचने वाली बात है बुक डिस्पैच कि यह जो विलियम एडम जो है बहुत ज्यादा गहराई चला गया, वह उसको थोड़ा देर लग गई। जैसे आप किसी सवाल को लगाते हो, सवाल बोल दी जाती, 2-4 लोग लगाते हैं, कोई पहले अपना दे देता है। जैसे इन्होंने पहले दे दिया, इसके बाद वो दिए, तो जो पहले फर्स्ट में आ जाता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस लोग देते हैं। इसलिए देते हैं कि ये और फर्स्ट में अगर वो अव्वल उतर जा रहा है तो और प्रेफरेंस में आ जाता है। यानी वो पहले अटेम्प्ट में ही अगर IAS बन जा रहा है तो उसको और वरीयता दी जाती है। अगर दो चांस के बाद आइटम मान लिया इसे बनना है तो वो भी तो IAS है, लेकिन वरीयता क्रम में वो उससे पीछे हो जाएगा। तो ये सिस्टम देखा जाता है। चूंकि वरीयता क्रम में कौन आगे आ गया? मैकाले ने पहले सौंप दिया और एडम को लग गई लेट। जब एडम को लेट होने लगा, चूंकि एडम और जो है विस्तृत जखीरा तैयार करने लगा और गहराई से उसकी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से और ज्यादा दृष्टांत, और ज्यादा उदाहरण और समस्याओं का समाधान बहुत बेहतरीन निकालने में उसको लेट हो गई। उसको जैसे आप सवालें बोली जाती है कि माता की उम्र इतना है, पिता की उम्र इतना है, 18 वर्ष है माता की उम्र, पिता की उम्र, या अपने लड़के की उम्र कितनी हो जाए, जैसा भी सवाल हो, तो बताइए वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र क्या है? और कोई 60 मेथड या तुरंत लगा कर दे, और कोई जो है माता पिता की उम्र जो है विधिवत लगा कर दे, तो समय में अंतर हो जाएगा नहीं? 60 वाला तुरंत दे देगा, लेकिन जो है लॉन्ग मेथड जो लगाएगा उसमें लेट होगा। लेकिन लॉन्ग मेथड वाला लेट होगा, लेकिन लॉन्ग मेथड वाला सारे लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में रहे? लॉन्ग मेथड मतलब विस्तृत विधि। अरे आशा में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, अगर मैकाले आप ही लोग हैं ना, हम मैकाले नहीं हैं, हमारी अंग्रेजी कमजोर है। लैंग्वेज में उच्चारण पर मत आइएगा, मेरी बात को समझिए। अब मैं हिंदी भी बता दे रहा हूँ। विस्तृत विधि, विस्तृत विधि। हम करें लॉन्ग मेथड, तो लॉन्ग माने तो आप लोग थोड़ा कहने में हो सकता है अंतर का, छोड़िए। अब यहाँ समझिए, तो यह विस्तृत, सुनो, विस्तृत मेथड या विस्तृत विधि तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम लोग क्या बना चुके? अरे बस ऐसी तैसी बैठो। हाँ, देखो तुम्हारा मेथड मेरे में आ गया। तुमने ऐसी कैसी बताया, मुझे ऐसी कैसी
ये बता रहे कि आप जो है अंग्रेजी का धजिए ऐसी कैसे करते हैं, तो लड़की को हमने ऐसी कैसे क्या दिया। अच्छा आपने देखो भाई हमारे प्रोफेशन हमारे उच्चारण क्योंकि बात सुन लीजिए थोड़ा सुनिए हमारा प्रोफेशन प्रशासन अरे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा कुछ स्वर में कुछ उच्चारण में और कुछ किसी के हर थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। हमारा सब शिक्षा दिखाई है। अच्छा सुन लीजिए बता देते तो हम क्या बता रहे थे। अब ये रिपोर्ट अपनी तैयार करने इनको समय ज्यादा लगता है। समय लगने का परिणाम क्या होगा। परिणाम जो है मैकाले के पक्ष में चला जाता। ये जो है उस समय अब विलियम बेंटिंग पुनः जो है कहाँ चला गया, ब्रिटिश चला गया। अब नया गवर्नर जनरल बनकर कौन आ गया, लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड अब आ गया तो जब मैकाले की रिपोर्ट लागू हो गई, मैकाले की रिपोर्ट इधर लागू हो गई, तब उसके बाद में 3 रिपोर्ट दिया था। ये तीनों रिपोर्ट को मैंने बताया कल भी, आज बता दिया कि फ्लॉप कर दिया, यानी खारिज कर दिया। कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल जो था विलियम एडम की, समझ रहे हैं, रिपोर्ट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अब इसको कल बता दीजिए। अब वो डिस्पैच जब खारिज कर दिया, लेकिन लोगों को प्राच्यवादी जो थे, जो भारत की भाषा, भारत का साहित्य, भारत विज्ञान, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, उसकी एकदम काफी सौंप दिया था। कौन, एडम ने। अब भले एडम की रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया, एडम की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन एडम की रिपोर्ट भारतीयों में बेशक जो है बनी रही। और जितने मेंबर अधिकारी थे कंपनी के भी, वो लोग भी इस संज्ञान में थे कहीं एडम की बात ही भारतीयों को भा न जाए और एडम की बात कहीं जो है अगले राउंड में चरितार्थ हो जाए। वही होता है। वही हुआ कि भले ही मैकाले एडम की के रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया, लेकिन अंततः जिसे तलाश है मिलता जरूर है। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से तलाश क्या है, जिसे तलाश है मिलता जरूर है, कई अर्थ लगा सकते हो, लेकिन इसका अर्थ जो है यहाँ यह लगाया जाएगा कि भारतीयों की तलाश इसी की थी, भारतीयों को ये मिल गया। क्या मिल गया, अब यह मिल गया कि भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान की बातें यही वुड डिस्पैच में उतर गई। वुड डिस्पैच जो है विचार किया कि अगर हम सारे कार्य पाश्चात्यवादियों के लिए कर रहे हो, तो इस प्रकार जो सारा का सारा विकास पाश्चात्यवादियों को होगा, यूरोपियों को होगा। और जो जिस देश में मेरी हुकूमत चल रही हो, जिस देश में मेरी हुकूमत चल रही हो, जहाँ के लोग हमारे शासित वर्ग हो, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ के लोग तो यह सोच रहे थे। एक शेर सुन लो, वहाँ के लोग थोड़ा तो तू 60 वीडियो भी इसको बना पड़ा लेना, 60 वीडियो क्या सोच रहे थे, बहुत बेहतरीन मैसेज जाएगा। क्या सोच रहे थे वहाँ के, यहाँ के लोग कि ये शेर ऐसे आपको ये पूरा चरितार्थ होगा कि दुश्मन खड़ा दहाड़े वतन, दुश्मन खड़ा दहाड़े वतन, बांध लो सर पे कफन, बांध लो सर पे कफन। अरे कहाँ छुपे हो कहानी में, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आग लगा दे।
बात तो यहाँ थी आग में पानी में आग लगाने की बात थी। भारतीयों को समझ रहे हो? बैठ के सब सीटी मार रहे हैं, कोई बात नहीं है। पीछे बैठ के सीटी मार रहे हैं सर। ठीक है, शहर बनाइए। हमारे विद्यार्थी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको आगे विकास करना है। ये शहर हमारे भारत के क्रांतिकारियों के खून को गर्म कर देती थी। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, समझ रहे? किसका मोबाइल है? आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारे क्रांतिकारी लड़े ही है। क्रांतिकारी तो लड़े ही लड़े, क्रांतिकारी तो लड़े ही लड़े। जो हमारे साहित्यकार थे, जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे कविगण थे, जो लेखकगण थे, वो लिख लिख करके इन लोगों को उद्वेलित कर देते थे, उनको गर्म कर देते थे। जैसे नहीं होता है, चलाओ बेटा गोली मैं तू हूँ, और बेटा भले फांसी पे चल जाए, मुझे सरकार नारा पकड़ लेंगे। जी सर। एक केस सुने होंगे आप। केस में जब मुजरिम पकड़ा गया तो उसको फांसी होने लगा तो कहा कि तुम्हारी तो फांसी तय है कि तुमने जो दिन दहाड़े मर्डर किया है। बोला सर एक बात और कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? बोला कि क्या कहना चाहते हो? तो ये इन्होंने बताया, तो इन्होंने बताया कि अमुक व्यक्ति, वो बोला कि अमुक व्यक्ति ललकारा ना होता तो मैं इसको मारा ना होता। यार करेक्ट, इसको भी जो है लपेट लिया गया। यानी ललकारे ने पर मर्डर हुआ तो ये भी दोषी है, करार दोषी है, इसलिए उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ जो है क्रांतिकारी ही नहीं लड़े हैं, वही नहीं खून बहाए, इससे ज्यादा खून बहाने वाले ललकारने वाले थे। यही हमारे कवि थे, यही हमारे साहित्यकार थे, यही हमारे शहरवाद थे। ये लोग ऐसे ऐसे शायरी सुनाते, ऐसे ऐसे लोगों को उद्वेलित करते थे, जैसे समझ रहे हैं। इनको आज हमारे भारतीय इतिहास में वर्णन है कि राजतंत्री व्यवस्था के तहत राजा लड़ने जाता था ना, तो उस समय गाजा बाजा के साथ दुमदुमी बजाकर उनको भेजा जाता था, बड़ी खुशियां के साथ कि हमारा राजा जो है विजयश्री हाथ में लेकर आएगा, समझ रहे? और इधर पंडित जी जो अपना जो पत्रा खोल देते थे कि बेटा जाओ शुभ मुहूर्त में तुम्हारी विजय तय है, और उधर राजा मारा जाता था, इधर देसी घूमे पूरी शरीती थी, समझ रहे? तो मुहूर्त निकालना यह भी हमारे लिए विलंब बन जाता था। तो अपने जगह बात है, यह हमारे देश में सदैव चला है, आज भी चल रहा है। तो इस प्रकार से बुक डिस्पैच में यह तय किया गया कि जो भी शिक्षा का संगठन, शिक्षा का संगठन यह बताया बुक डिस्पैच, शिक्षा का संगठन शिक्षा का संगठन जो इस ढंग से होगा। नंबर 1 प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल। नंबर 2 मिडिल स्कूल। नंबर 3 कॉलेज। नंबर 4 विश्वविद्यालय। बुक डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए यह जो है विद्यालय को अर्थात शिक्षा के संगठन को, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस ढंग से जो है क्लासिफिकेशन किया, बताया कि शिक्षा का स्तर प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए और मिडिल स्तर पर होना चाहिए और कॉलेज लेवल पर होना चाहिए और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर होना चाहिए, विश्वविद्यालय लेवल पर होना चाहिए। आप बुक डिस्पैच की जो पद्धति आज भी देख रहे हो है ना, ये इस पर पूरा जो है। अब उन्होंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द टारगेट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया भाषा के आधार पर, फिर साहित्य के आधार पर, फिर ज्ञान विज्ञान के आधार पर।
चल भारी बताया शिक्षा का उद्देश्य जो है भारतीय भाषा और प्लस यूरोपीय भाषा की आधार। देखो कितना चालाक है, यानी भारतीय भाषा को नहीं हटा रहे हैं लेकिन उधर यूरोपीय भाषा को जोड़ रहे हैं। कितने लोग जो है शार्प बुद्धि के हैं कि अगर हम इनकी भाषा को हटाकर डायरेक्ट अपनी भाषा थोपे तो ये भड़क जाएंगे और जो है मैं कोसे और सीधा उर्दू नहीं बना पाऊंगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय भाषा के साथ यूरोपीय भाषा भी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, साहित्य के नाम पर बताया कि भारतीय साहित्य के साथ यूरोपीय साहित्य भी लागू होंगे। भारतीय साहित्य के साथ साथ यूरोपीय साहित्य भी लागू होंगे और भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ साथ यूरोपीय ज्ञान विज्ञान भी लागू होंगे। अब जो है पाठ्यक्रम आ जाइए। अब यह उद्देश्य हो गया, यह इसी उद्देश्य पर जो है, इसी उद्देश्य पर एजुकेशन फ्रेम जो है लागू किया जाएगा। बुक डिस्पैच का जो एजुकेशन फ्रेम तैयार किया गया है वह इसी पर्पज पर उसको क्या किया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। अब जो है यह उद्देश्य की शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, शिक्षा का ये उद्देश्य हो गया शिक्षा का संगठन, शिक्षा का उद्देश्य, इस शिक्षा के उद्देश्य हो गया और फिर शिक्षा, हाँ शिक्षा के ये उद्देश्य बन गए। शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर जो है ये विद्यालयों में, कौन से प्राथमिक विद्यालयों में, हाँ क्या यही उद्देश्य कैसे संपादित किए जाएंगे उसको पाठ्यक्रम में बदल दिया जाए। या फिर शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम चूंकि ये उद्देश्य क्या होगा भाई सब सारे लोग समझ लेंगे। सारे लोग जो है इस जो हायर लेवल पर जो स्टडी कर रहे हैं इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं कि लोअर का हो, सारे लोग हायर एजुकेशन पे स्टडी कर रहे हैं और सारे लोग जो है ये प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं। बीएड जो है ऐसी कोई ऐसी डिग्री नहीं है या ऐसी तैसी डिग्री नहीं है, सुन रही हो, बीएड ऐसी तैसी डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री है। इन्हीं के लैंग्वेज में बीएड कैसी डिग्री है और प्रोफेशनल डिग्री किस लिए है, सुन लीजिए, प्रोफेशनल डिग्री इसलिए है कि इस डिग्री लेने के बाद आप अगर काबिल है तो शिक्षक बनना तय है, शिक्षक बनना 60-70 हजार की सैलरी कहीं गई नहीं, समझ रहे हैं, चाहे बाहर आए या ना। इस प्रोफेशनल डिग्री पर आप सोचिए, प्रोफेशनल डिग्री पर सोचिए पाठ्यक्रम कैसे तैयार किए जाते हैं। अब ऐसे नहीं किसी को पूछेंगे तो सुन लो, पाठ्यक्रम हमेशा जो भी तैयार किए जाते हैं वह पाठ्यक्रम समय, परिस्थिति, वातावरण, वर्तमान में जिसकी जरूरत, जिसकी आवश्यकता है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाते हैं। आज के पाठ्यक्रम में बहुत आवश्यकता वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए है, तो क्या है, टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी। आज के पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी देखिए आ गई है, आज के पाठ्यक्रम क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी। पहले के पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इतना विकास हुआ ही नहीं था। तो इस प्रकार समाज, परिस्थिति, वर्तमान माहौल, परिवेश को देखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उस समय यही पाठ्यक्रम उस समय बहुत ही जरूरतमंद था। तो पाठ्यक्रम जो तैयार किए जाते हैं वो बुकलेटों में, किताबों में जो है उसको प्रकाशित कर लिया जाता है, वही बच्चे किताबें के रूप में पढ़ते हैं। तो यही पाठ्यक्रम तैयार किया गया, पाठ्यक्रम में तैयार किया गया, यही जो ये उद्देश्य है। अब यह पाठ्यक्रम हो गए। अब यह सुन लीजिए, पहले तो हमें इन्होंने एजुकेशन फ्रेम तैयार किया। एजुकेशन फ्रेम में इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन फ्रेम में एजुकेशन लेवल को निर्धारित किया कि एजुकेशन डिवाइड बाई प्रीवियस लेवल, मिडिल लेवल, कॉलेज लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। इस लेवल को तैयार कर लिया और उसके बाद में पाठ्यक्रम भी वो तैयार, उसी आधार पर तैयार हो गया। अब ये जो है
ये पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे प्राथमिक स्तर पर और मिडिल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। वो पाठ्यक्रम क्या हो गए, अब इस पर डिटेल। प्राथमिक लेवल पर जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे बुक डिस्पैच के अनुसार वैसे होंगे भारतीय बच्चों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सामाजिक आवश्यकताओं को मद्देनजर ध्यान देते हुए उनकी भाषा में, उनकी मातृभाषा में, और उनके जो है जो उनके शास्त्र साहित्य होंगे, चाहे इतिहास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, उनके साहित्य में, और विज्ञान उनके आबुभाव, आबुभेश, उनके परिवेश, उनके आवेश वेग में वो तैयार किए जाएंगे, क्योंकि यह शिक्षा सकारात्मक रूप से भारतीय के लिए होनी चाहिए। इसलिए हाँ, भारतीय वातावरण हो गया ठीक। तो यह जो है प्राइमरी लेवल में अवश्य जो है लागू किए जाएंगे, प्राथमिक लेवल में अवश्य लागू किए जाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, पंडित जी इस बात को, उस बात को, वैसी तैसी बात को छोड़ते हुए थोड़ा सुर्ती लीजिए, समझ रहे हैं? खैनी का बात मांगते हो तो इस बात उस बात को करते करते इसमें क्या जोड़ देते हैं, अंग्रेजी। देख लीजिए कितना चालाक है। इनकी हिंदी रहेगी, इनकी संस्कृत रहेगी, इनकी अरबी रहेगी, इनकी फारसी रहेगी, साथ साथ क्या रहेगी, हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं, ये जबर, देखिए खुशामद के लिए कह रहे हैं कि चाहे भारतीय प्राच्यवादी जो अपने आबो हवा, अपने कल्चर में शिक्षा लेने के लिए आतुर हैं, और अपने परिवेश गण में तो शिक्षा लेंगे, अपने साहित्य में लेंगे, अपने मातृभाषा में लेंगे, अपने आबो हवा में लेंगे, साथ साथ अगर वे इच्छुक हैं तो अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। देखो कितना तेज है, जरा सोचो, दिल और दिमाग से सोचो कि अंग्रेजी ये पूर्ण से लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बरकरार नहीं रहे, कह रहे इच्छुक हो तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये अंग्रेजी होगी, ठीक है। अब मिडिल एज के बाद में चलेगा, एक चलेगा, फिर आपको 100